हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक बराबर पहुँच रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, ये वाली हमारी चल रही है सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं हम लोग 2016 के आए हुए सीजीएल 2016 के आए हुए पेपर्स कर रहे हैं डिस्कस। और अभी तक हमने कर लिए हैं पेपर नंबर 7 तक। तो आज ये हमारा कौन सा है पेपर होगा, आज 8वां एट्थ पेपर है हमारा। और इसको कंटिन्यू करने के बाद सीजीएल 17, 18 और 19 इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सीएचएसएल और सीपीओ के पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपने कॉपी और पेन जो है निकाल लिया होगा और एकदम तैयार होके बैठ गए होगे। और एक काम और कर देना मेरे भाई, जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचा करें सबसे पहले तो लाइक करना है और जो है शेयर कर देना है बाकी लोगों तक जो पढ़ने वाले लोग हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। देखो पढ़ो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मीनिंग क्या लिखा है, सिनोनिम का क्वेश्चन है। सिनोनिम के क्वेश्चन है, क्या पूछा है, वर्ड दे रखा है जुबिलेंट। देखो बढ़िया मीनिंग है। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। मीनिंग ध्यान रखना, नोट कर लेना। क्या मीनिंग होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश या प्रसन्न। तो ये वाली जो अवस्था होती है बहुत ज़्यादा खुश या प्रसन्न वाली, इसको क्या बोलते हैं, जुबिलेंट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछा है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम यही मीनिंग दे रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो फटाफट से। पहला ऑप्शन क्या है, सोम्बर, SOMBRE। सोम्बर का मतलब होता है सैड एंड सीरियस, जो सैड हो और सीरियस भी हो, मतलब बहुत सीरियस रहे और दुखी तो हो ही हो, तो उसको सोम्बर बोलते। तो ये तो हो नहीं सकता। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश या हताश, फ्रस्ट्रेटेड। और जॉक्यूलर का मतलब होता है मजाकिया। सी वाला क्या है, जॉक्यूलर का मतलब मजाकिया। और डी वाला है रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग का मतलब होता है हैप्पी, खुश मिजाज। तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला कि डी वाला, बताओ मेरे भाई। सी वाला तो हो नहीं सकता। जॉकुलर मजाकिया होता है जो मजाक वजाक करता हो ज़्यादा, और रिजॉइसिंग का मतलब होता है जो खुश रहे। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा, जुबिलेंट का मतलब भी होता है खुश। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, एकदम सही है डी वाला। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पढ़ो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन विच इज़ द अपोजिट इन द मीनिंग। तो अपोजिट मतलब एंटोनिम का क्वेश्चन है। पढ़ो, मीनिंग क्या दे रखा है, करेज। एकदम आसान मीनिंग है, एकदम आसान। पढ़ो, करेज का मतलब क्या होता है, साहस। साहस तो जानते हो, साहस मतलब ब्रेवरी। देखो ऑप्शन पहले में सिनोनिम ही दे रखा है इसका। साहस का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी, बहादुरी। और बी वाले ऑप्शन में क्या है, वीकनेस। और सी वाले में क्या, कावर्डिस। तो कावर्डिस का मतलब क्या होता है, कायरता। और करेज माने होता है साहस, साहस। तो साहस का उल्टा क्या हो जाएगा, कायरता ही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी थोड़ी होगा, डी का मतलब क्या होता है, डर होता है, फियर। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला एकदम सही आंसर है इस वाले का। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो जल्दी से। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड मतलब सही स्पेलिंग पूछी। तो देखो सही स्पेलिंग कौन सी है, मीनिंग पहचानो क्या लिखा है। मीनिंग तो बढ़िया है, कौन सा मीनिंग है, देखो मेरे भाई मीनिंग कौन सा है। मीनिंग होता है कमेंस्यूरेट। क्या होता है मीनिंग, देखो स्पेलिंग ये वाली कौन सी है, COMMENSURATE, कमेंस्यूरेट। कमेंस्यूरेट का मतलब होता है समान अनुपात में होना, कोई भी चीज़ जो है इक्वल रेशियो में होना, उसको बोलते हैं कमेंस्यूरेट। तो आंसर कौन सा है, कौन सी वाली स्पेलिंग मैच कर रही बताओ। COMMENSURATE, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। देखो बाकी किसी में मैच नहीं कर रही है, आंसर है पहला, एकदम सही लिखा है स्पेलिंग। नंबर आ जाओ 4 पे। 3 क्वेश्चन हो गए, 4 से लेके 6 तक किसके क्वेश्चन है, स्पॉट दी एरर के। स्पॉट दी एरर मतलब ग्रामर का पार्ट है। पढ़ो नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ही बाज नॉट एबल, वह योग्य नहीं था, एबल समर्थ नहीं था, किस चीज़ को, टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करने में, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। बिकॉज ऑफ द, क्यों क्यों नहीं था वो कंसंट्रेट करने में समर्थ, क्योंकि जो कंटिन्यू, अब देखो यहाँ पे पहचानो मेरे भाई, पहचानो क्या है गलती। बी पार्ट में कंटिन्यूअल म्यूजिक नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है वर्ड। क्या मीनिंग होगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। तो जो लगातार म्यूजिक चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, जो नेक्स्ट डोर पे, नेक्स्ट दरवाजे पे जो म्यूजिक चल रहा था, इस वजह से वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो ये बोल रहा है। तो कौन से पार्ट में गलती जाएगी, बी पार्ट में जाएगी। कंटिन्यूअल की जगह क्या क्या मीनिंग आएगा, कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, एकदम सही आंसर है, बी पार्ट में गलती है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, पढ़ो मेरे भाई जल्दी से। स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स, देखो मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया, ये होती है एक प्रोवर्ब जो लिखी हुई है, एकदम सही लिखी है उसने। स्टिल वाटर्स रन डीप, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहावत, कहावत बोलते हैं। तो स्टिल वाटर रन डीप, इसका मतलब होता है गहरा जो जल होता है वो हमेशा शांत होता है। तो इसका मतलब ये होता है, वैसे वैसे कायदे में किसको बताने के लिए, मतलब जो नॉलेजफुल आदमी होता है वो बहुत कम बातें करता है। तो ये इसका सही मीनिंग होता है प्रोवर्ब का, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो आंसर एकदम वो एकदम प्रोवर्ब ही है, प्रोवर्ब है तो उसमें कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो एकदम सही लिखी हुई है प्रोवर्ब, यही प्रोवर्ब होती है जो लिखी है, तो एकदम सही जाएगा, नो एरर का क्वेश्चन है ये वाला। क्योंकि अगर प्रोवर्ब आपको मिल रही है
और सही लिखी हुई है अगर प्रो, तो प्रो वर्ब में गलती कोई हो नहीं सकती, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। द जॉब इज़ अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स। तो जो जॉब है वो अंडर द डायरेक्ट थोड़ी होता है, अंडर द डायरेक्शन होता है। कोई काम जो है किसी का डायरेक्शन में ही तो किया जाएगा, अंडर द डायरेक्शन। कि अंडर द डायरेक्ट बोल दोगे, अंडर द डायरेक्ट क्या चीज़ होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ पे गलती है, बी पार्ट में गलती है, अंडर द डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडर द डायरेक्शन। आई एम वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ यू, ऐसे करके बोलते कि नहीं, मैं काम कर रहा हूँ अंडर द डायरेक्शन ऑफ यू, तुम्हारे डायरेक्शन के अंडर। तो डायरेक्शन बोला जाएगा ना कि डायरेक्ट, एकदम सही है, बी पार्ट में गलती है। 6 क्वेश्चन हो गए, आगे आ जाओ नंबर 7 पे। 7 से देखो 9 तक किसके क्वेश्चन है, देखो पढ़ो पढ़ो फटाफट से, किसके क्वेश्चन है मेरे भाई, पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, पढ़ो। प्योर द जूस, पौर माने क्या होता है, पौर माने होता है उड़ेलना, जूस माने जानते हो। तो पौर द जूस आगे डैश द ग्लास, गिलास में जूस को उड़ेल दो, ये कहना चाह रहा। तो गिलास में, अब गिलास में जूस को उड़ेल दो, कोई चीज़ अगर मोशन के साथ किसी दूसरी चीज़ में अगर उड़ेलोगे तो उसको प्रीपोजिशन लगानी है। कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, उस कंडीशन में प्रीपोजिशन लगाते हैं मेरे भाई, कौन सी वाली, इनटू। पौर के साथ ध्यान रखना, पौर ये वर्ड आ रहा है, इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, इनटू लगती है। पौर इनटू का मतलब उड़ेलना, तो यही बन जाएगा पौर द जूस इनटू द ग्लास। तो वो ये बोल रहा है जो जूस है उसको गिलास में डाल दो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इन आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, केवल ऑन टू आएगा नहीं। आगे बढ़ जाओ डी ऑप्शन पे, वो सॉरी 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या है, आई हैव बीन आगे डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून। बताओ मेरे भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है वैसे तो। आई हैव बीन, वर्किंग तो आएगा ही आएगा, देखो ये तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन तुरंत काट दो, डी वाला ऑप्शन तुरंत देखते ही काट दो। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नून, क्या आएगा, इनटू थोड़ी, प्रॉब्लम मैं थोड़ी काम कर रहा है, प्रॉब्लम पर, समस्या पे काम कर रहा हूँ, ये तो बोलोगे, मैं दोपहर से इस समस्या पर काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, ऑन आएगी प्रीपोजिशन वर्किंग के साथ, कौन सी वाली, ऑन। तो बी पार्ट में है, बी पार्ट एकदम सही आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, इनटू थोड़ी होगा, आगे बढ़ जाओ। सुषमा हैज ए डीप, आगे लगा डैश फॉर ड्रंकर्ड्स, ड्रंकर्ड का मतलब कौन होता है, दारूबाज, शराब पीते हैं, शराबी पियक्कड़। तो सुषमा जो है उसकी हैज़ माने उसके पास है, क्या चीज़ है उसके पास, या रखती है, क्या चीज़ रखती है। डीप माने होता है गहरा, हेटेड हेटेड, देखो हेटेड तो कैसे भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता बता सकते हो। हैज़ के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो नाउन की फॉर्म में कोई वर्ड आएगा बताओ, तो बर्ड होता है हेट्रेड, क्या होता है मीनिंग, हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है, गरड़ा, नाउन है बर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, गरड़ा, गरड़ा। तो बताओ, सुषमा हैज ए डीप हेट्रेड फॉर ड्रंकर, उसके पास क्या है, और हेट्रेड के साथ प्रीपोजिशन भी ध्यान रखनी, क्या आती है, फॉर आती है। तो एकदम सही आंसर कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, हेट्रेड, ना कि हेटेड, हेट नहीं जाएगा, हेटिंग भी, हेटिंग तो जा ही नहीं सकता कैसे भी। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है, हेट्रेड जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 से लेकर 12 तक किसके क्वेश्चन है, पढ़ो मेरे भाई फटाफट से। ईडीएम के क्वेश्चन है, ईडीएम एंड फ्रेज, ईडीएम एंड फ्रेज के हैं, तो पढ़ो। पहला ईडीएम क्या लिखा है, काउच पोटैटो, देखो बढ़िया ईडीएम है। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है, काउच पोटैटो का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ लेजी एंड ऑलवेज वॉचेज टेलीविजन। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है, लेजी, लेजी मतलब जानते हो, आलसी व्यक्ति, जो पूरे दिन जो है लेटे लेटे टीवी देखता रहता है, उस आदमी को बोला जाता है काउच पोटैटो। काउच माने जानते हो, काउच का मतलब होता है सोफ़ा या चारपाई, उसको बोलते हैं काउच। पोटैटो उस पर पड़ा हुआ, पोटैटो आलू, तो कैसा है, वैसे ही जैसा पड़ा है वैसा ही तो पड़ा रहेगा उस पर अगर पड़ा है, तो इसी वहीं से ईडीएम लिया गया है। कैसा आदमी, एकदम आलसी आदमी, जो लेटा लेटा कुछ भी काम ना करे, केवल टीवी देखता रहे, टेलीविजन देखता रहे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा सेंस दे रहा है, एकदम सामने दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, एकदम सही लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाओ, अगला ईडीएम क्या है, कैरी द बॉल, बॉल को कैरी करना। अगर कोई आदमी बॉल को कैरी कर रहा है, अपने साथ लेके चल रहा है, इसका मतलब सभी डिसीजन वही लेने के अधिकार में है, समझ रहे हो मेरे भाई। तो कैरी द बॉल का मीनिंग लिख लेना, ना पता हो तो ईडीएम बढ़िया है वैसे। इसका मीनिंग होता है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। क्या मीनिंग होता है इसका, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की चार्ज में होना, मतलब लीड करना, किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, उसको बोला जाता है कैरी द बॉल। अगर बॉल को लेके चल रहे हो, बॉल को कैरी कर रहे हो, इसका मतलब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, तुम इस सभी चीज़ों को जो है करोगे। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, टू बी इन चार्ज। देखो ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सेम लिखा ही हुआ है, वही ये मीनिंग लिखा है नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ, 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टर्न डाउन फ्रेज होती है। देखो ये टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट।
टर्न डाउन का मीनिंग मेरे भाई क्या होता है? रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन। जैसे हम कहें यू टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, मेरी टर्न डाउन को क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया तुमने? टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो देखो कौन से ऑप्शन में रिजेक्ट है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, सी वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है। क्या लिखा है? रिजेक्ट। तो सी वाला एकदम। रिजेक्ट का मतलब होता है निराश। अभी आया था मीनिंग, देखो ये लिखा है इधर, मीनिंग लिखा है रिजेक्टेड। आगे बढ़ जाओ, 13 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक किसके क्वेश्चन है? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, बनवर्ड के क्वेश्चन है। पढ़ो फटाफट से बनवर्ड 13 नंबर। बनू कॉपीज़, ऐसा आदमी जो कॉपी करता है फ्रॉम अदर्स राइटर्स, दूसरे राइटर्स की कॉपी। बताओ ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? जो दूसरा, मान लो कोई लेखक है, उसने अपनी कहानी या कुछ भी अपनी जो है राइटिंग लिखी, और ये वाला क्या करेगा, उसकी राइटिंग जो है कॉपी कर लेगा, अपनी जो है उस पर पेस्ट करके अपना नाम डाल देगा। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं जानते हो? ऐसे आदमी को हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोर, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेजियरिस्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेजियरिस्ट, साहित्यिक चोर, साहित्य की चोरी करने वाला आदमी। जो रचना किसी और की है, कविता या कहानी किसी और की लिखी हुई है, और उसको जो है कॉपी करके अपना नाम डाल दे उसके नीचे, उसको क्या बोलते हैं? प्लेजियरिस्ट। आंसर कौन सा जाएगा? समझ गए मेरे भाई? आंसर जाएगा सी ऑप्शन। प्लूरलिस्ट तो हो नहीं सकता, प्लूरल से बना दिया वर्ड। इमिटेटर कौन होता है? जो इमिटेट करे, कॉपी करे किसी की। कॉपी कट का मतलब भी होता है नकलची आदमी जो नकल करे किसी की। तो आंसर क्या जाएगा? प्लेजियरिस्ट बोलते हैं इसको, साहित्यिक चोर। अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना, पता हो तो अच्छी बात। थिंग दैट कैन बी फेल्ट, अगला 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। थिंग मतलब चीज़ें, दैट कैन बी फेल्ट जिनको छुआ जा, फेल्ट माने क्या है? महसूस किया जा सकता हो, और टच्ड, टच माने क्या होता है? स्पर्श करना, छूना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सकता हो या फिर स्पर्श किया जा महसूस किया जा सकता हो, तो या तो स्पर्श कर लो उसको या महसूस कर लो। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ को मेरे भाई बोलते हैं पल्पेबल। क्या बोलते हैं इसको? मीनिंग होता है ज़बरदस्त, पल्पेबल, स्पर्श करने योग्य। एबल जहाँ भी लग जाए समझ जाओ एडजेक्टिव है, एबल का मतलब ही होता है योग्य। तो कैसी है? स्पर्श करने योग्य। कौन से ऑप्शन में दे रखी है? पल्पेबल, बी ऑप्शन में एकदम सही लिखा है। पेंडेमिक का मतलब जानते ही हो, अभी चल भी रही है, हाल फिलहाल चल रही है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए वेरी लार्ज एरिया और होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली बीमारी। वही तो चल रही है कोविड-19। पेल्ट्री का मतलब जानते हो? PALTRY, सी ऑप्शन। पेल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत छोटा सा अमाउंट, उसको पेल्ट्री बोलते हैं, छोटा सा। और पेंक्रोमेटिक क्या होता है? पेंक्रोमेटिक का होता है सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स, जो हर तरह के कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव हो, उसको बोलते हैं पेंक्रोमेटिक। आगे बढ़ जाओ, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है? वन वर्ड का लास्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको क्या नाम दिया गया है? बता सकते हो? इलेक्शंस की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सेफोलॉजी मेरे भाई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेफोलॉजी। पढ़ लोगे, पी साइलेंट रहेगा, पढ़ेंगे क्या इसको? सेफोलॉजी। और सेफोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्टडी करता है इलेक्शंस की, तो सेफोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चुनाव विज्ञान, चुनाव विश्लेषण विज्ञान, इसको बोलते हैं सेफोलॉजी। ये ऑप्शन क्या लिखा है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या? लॉजी जहाँ भी लग जाए समझ जाओ स्टडी है वो, जितने वर्ड लिखे हैं लॉजी वाले सब क्या है? स्टडी। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ डिसीजेज, बीमारियों का अध्ययन, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। और बी वाले में क्या लिखा है? पैलेंटियोलॉजी। बी वाले में क्या ऑप्शन लिखा है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और डी वाला क्या है? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का अध्ययन करना, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 15 तक निपटा दिए क्वेश्चन, वन वर्ड के क्वेश्चन भी हो गए। आगे आ जाओ 16 से 20 तक किसके क्वेश्चन हैं? 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन दे रखे हैं किसके? किसके हैं? इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। पढ़ो फटाफट से पहला। ही एंजॉयज टू गो ऑन टूर्स विद हिज चिल्ड्रन। ही एंजॉय करता है, टू गो ऑन टूर्स, टूर पे जाना, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ टूर पे जाना एंजॉय करता है। तो एक बात मेरे भाई ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लेना अगर ना पता हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है। एंजॉय के साथ कौन सी जीरंड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लो, नहीं पता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम। तो एंजॉय के बाद सीधी कौन सी फॉर्म आती है? जीरंड फॉर्म। जीरंड मतलब फॉर्म का मतलब जानते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, सीधी अगर एंजॉय के बाद। तो यहाँ पे देखो टू गो तो नहीं आएगा, गोइंग आना चाहिए। गोइंग कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में दे रखा है, कौन से? बी वाले में और सी वाले में। ए ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता। तो बी और सी में से कौन सा आएगा? आप सोच के बताओ मेरे भाई। ही एंजॉय, जो एंजॉय करता है, गोइंग फॉर टूर्स या गोइंग ऑन टूर्स? गोइंग ऑन, किस चीज़ पे जाना? टूर पे जाना, टूर पर जाना, तो ऑन आएगा यहाँ पे, ना कि फॉर कैसे भी नहीं आ सकता। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही आंसर। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, स्पीड में कर रहे हैं क्वेश्चन, बढ़िया भी हैं, आसान भी हैं, करते चलो। जो नया मिल रहा है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना।
मीनिंग जो भी नया मिले उसको नोट करना। सीता वाज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग द बेल। देखो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्यों है बढ़िया क्वेश्चन बता सकते हैं? सीता वाज कुकिंग इन द किचन, सीता जो थी वो कुकिंग कर रही थी किचन में। वैन मतलब जब, यही वाला वर्ड है मेन काम का यहाँ पे। सेंटेंस पूरा करवाएगा कौन सा वर्ड? एक ही वर्ड पकड़ना है यहाँ पे, वैन। तो मेरे भाई वैन जब यूज होता है तब एक काम खत्म हो चुका होता है। वैन क्या है? कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन कब यूज करते हैं? वैन जब एक काम खत्म हो चुका हो दूसरा चल रहा हो। तो यहाँ पे एक काम तो चल रहा है मेरे भाई, यार दे दे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? वो जो है कुकिंग कर रही है किचन में, लेकिन दूसरा काम खत्म हो जाना चाहिए तब इसका यूज करते हैं वैन का। और वाइल की एक इसी के जैसा कंजंक्शन कौन सा होता है? वाइल। वाइल तब यूज करते हैं जब दोनों सेंटेंस एक ही जो है एक ही टाइम पे चल रहे हों साथ साथ, तो उसको किससे जोड़ते हैं? वाइल से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखा है सीता वाज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वाज सिंगिंग द बेल। जब उसका पति बेल को रिंग कर रहा था तब वह खाना बना रही। दोनों काम एक ही साथ चल रहे हैं कि नहीं? उधर खाना बन रहा है, इधर उसका पति घंटी बजा रहा है। तो जब ये दोनों काम साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पे बहन नहीं आना चाहिए था, कायदे में यहाँ पे वाइल आना चाहिए था। लेकिन अब बहन तो अपनी जगह सही लिखा है उसने, बाज पे अंडरलाइन किया। तो बाज में इंप्रूवमेंट क्या देखोगे मेरे भाई? बाज रिंगिंग पे यहाँ पे देखोगे ऐसा ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा ऑप्शन इसका जहाँ पे काम खत्म हो चुका हो। एक काम खत्म हो चुका होता है, एक चल रहा होता है, वैन जब लगाओ। तो जब एक काम खत्म हो चुका हो किससे पता चलेगा खत्म हो चुका काम? किससे? डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे आ रही है देख लो कहाँ पे आ रही है? सी ऑप्शन में जा रही है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? ध्यान रखना, वैन जब यूज होता है जब एक काम खत्म हो चुका हो एक चल रहा हो। वाइल कब यूज करते हैं? तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ये वाली बात नोट कर लेना मेरे भाई। करोगे नहीं करोगे? मत करो भाई। आगे बढ़ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम। बोल रहा है इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, यदि रूम जो है कैसा होता? ब्राइटर मतलब और ज़्यादा उसमें रोशनी होती, और ज़्यादा ब्राइट होता। आई वुड हैव बीन एबल तो मैं समर्थ होता, किस चीज़ में समर्थ होता? टू रीड पढ़ने में, फॉर ए वाइल थोड़ी बहुत देर के लिए, बिफोर बेड टाइम बिस्तर पे जाने से पहले। तो अगर उसके कमरे में रोशनी होती थोड़ी बहुत देर और पढ़ लेता, ये कहना चाह रहा है। कंडीशनल सेंटेंस है मेरे भाई, पहचाना कि नहीं पहचाना? थर्ड टाइप का कंडीशनल कौन सा है? थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होता है कंडीशनल? थर्ड टाइप में बता सकते हो मेरे भाई? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पहले सेंटेंस में इफ़ वाली क्लॉज में क्या होती है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। उधर वाली में होती है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस बीन लगा हुआ है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और इधर वाले में बी की थर्ड फॉर्म लगी है बीन। इधर भी सही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ भी लगा हुआ है, एकदम सही लिखा, जो लिखा है एकदम सही लिखा। क्या जाएगा? इंप्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। लेकिन देखो ऑप्शन भी तो देख लो मेरे भाई और भी। इफ़ द रूम वाज ब्राइटर, इफ़ द रूम आर ब्राइटर, ये दोनों कैसे भी नहीं होंगे, ए और बी। सी वाला देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें चक्कर में डाल देगा। हैड द रूम बीन ब्राइटर, अब सी वाला भी एकदम सही लिखा है मेरे भाई। ये देखो, ये अगर इफ़ लगाओगे तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर आगे लगाओगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर। और इसी सेंटेंस का दूसरा एक स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर हेड पहले ये वाली हेड इधर ले आए पहले, तो इफ़ को जो है यूज़ नहीं कर सकते, फिर इफ़ का कोई रोल ही नहीं रहता। तो हेड के बाद अगर सब्जेक्ट लगा रहे हो फिर बीन लगा रहे हो, तो एक ये वाला भी स्ट्रक्चर एकदम सही होता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के दोनों टाइप हैं। ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और ऐसे भी लिख सकते हो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ की तब ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाली कंडीशन में। तो वो ही तो लिखा है, किसमें लिखा है? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला भी मेरे भाई एकदम सही लिखा है। ये क्वेश्चन क्या है? सी वाला भी ऑप्शन सही है, और डी वाला नो इम्प्रूवमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन को जो है नंबर देना पड़ेगा कमीशन को। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। एक तो नो इम्प्रूवमेंट भी जाएगा यही वाला सेम, और सी वाला भी आंसर जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। नेवर सच इंसिडेंट हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। तो ये बोल रहा है नेवर सच इंसिडेंट्स हैव, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, कभी भी ऐसी घटनाओं ने, टेकन प्लेस का मतलब ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, ऑन आवर कैंपस, हमारे कैंपस में। तो ये बोल रहा है हमारे कैंपस पर ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं। तो देखो मेरे भाई एक बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए? नेवर से हो जाए, या फिर किससे हो जाए? एवर से हो जाए। अगर यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही तो ध्यान रखना वहाँ पे लगेगी इन्वर्जन फॉर्म। अब ये कौन सा चक्कर आ गया? तुम कहोगे इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है? इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट, उस कंडीशन में सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आ जाती है। वैसे सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। इस कंडीशन में इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो नेवर से शुरुआत हो रही सेंटेंस की, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है? देखो तुम कहोगे आ तो सी वाले में भी रहा है, ए वाले में भी रहा है, और बी वाले में नहीं आ रहा, तो इसको काट दो। तो ए वाले में हैव सच,
इंसिडेंट टेकन प्लेस, तो यही जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन। अब सी वाला क्यों नहीं जाएगा, वर सच इंसिडेंट्स, देखो वर नहीं लगा सकते, वर से सेंस नहीं बनेगा सेंटेंस का। नेवर वर सच इंसिडेंट टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस, घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं, खुद ब खुद घटित हुई हैं, इस चीज़ की बात कर रहा है वो, किसी दूसरे के द्वारा थोड़ी हुई हैं। तो वर लगा के जो है थर्ड फॉर्म लगाओगे पैसिव में बन जाएगा सेंटेंस। तो आंसर जाएगा यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। समझ गए, ध्यान रखना, नेवर लगा हुआ इन्वर्जन फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। 20 नंबर क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है किसका, इंप्रूवमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। माई मदर टीच मी टू बी ए गुड ह्यूमन बींग, माई मदर टीच मी, देखो एकदम सेंटेंस तो एकदम गलत लिखा है, कैसे लिखा है टीच, तो माई मदर के साथ कैसे भी करके टीच नहीं लिख सकते हो क्या, लिख के दिखाना, कभी भी गलत हो जाएगा तुरंत। या तो इसके साथ टीचेज लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिख सकते हो, टीचेज, या फिर क्या करो सीधी जो है सेकंड फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पे क्या आएगी, सीधी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, ना कि टीच लिख सकते हो। तो उसकी माँ ने उसको सिखाया, क्या सिखाया, टू बी ए गुड ह्यूमन बींग, अच्छा ह्यूमन बींग मतलब अच्छा मनुष्य बनना उसको सिखाया, किसने, उसकी माँ ने। तो थॉट थोड़ी होगा, थॉट माने विचार करना होता है, टाक माने बातें करना, क्या हो जाएगा, टॉट, इसी टीच जो लिखा था उसी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है ना। समझ गए मेरे भाई, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ फटाक से, क्या करेंगे आप, पैसेज करेंगे, 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पैसेज रोजाना करवा रहे हैं, ये मत बोल देना पैसेज नहीं करवाते हैं, वैसे कोई करवाता नहीं है पैसेज, लेकिन फिर भी पढ़ते चलो और सीखते भी चलो, पैसेज आगे करने खुद ही हैं, वैसे इसलिए कोई नहीं करवाता क्योंकि पैसेज खुद ही करने की चीज़ है। पढ़ो मेरे भाई स्पीड में। ए गेस्ट स्पीकर वाज एड्रेसिंग द फैकल्टी, तो जो गेस्ट स्पीकर था, गेस्ट मतलब मेहमान, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो मेहमान आया था, वाज एड्रेसिंग एड्रेस कर रहा था मतलब बोल रहा था फैकल्टी के आगे, फैकल्टी को एड्रेस कर रहा था, एंड द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, तो कॉलेज का जो ऑडिटोरियम था, संग्रहालय था, उसमें क्या था, ऑडिटोरियम में क्या हो रहा था बताओ मेरे भाई, फैकल्टी मतलब टीचर्स भी बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, और एक गेस्ट स्पीकर आया था बोलने वाला, वो बोल रहा था। आई हैड ज्वाइंड का मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया द फैकल्टी, फैकल्टी को, द ईयर बिफोर, पिछली साल उसने ज्वाइन किया था। अब देखो, अब राइटर अपनी बात बोल रहा है कि वो जो है फैकल्टी मतलब एज ए टीचर वहाँ पे पहुँच गया था, कहाँ पे, उसी कॉलेज में, कब, द ईयर बिफोर, पिछली साल। एंड वॉज ऑलरेडी ड्राइंग अटेंशन, और क्या कर रहा था, वॉज ऑलरेडी ड्राइंग अटेंशन, और ऑलरेडी का मतलब पहले से ही क्या कर रहा था, अटेंशन जो है अपनी बनाने की कोशिश करता था वो पहले से ही, मतलब कॉलेज में गया आदमी और पहले से जाके ये चाहता था वो कि मेरी जो है अटेंशन बन जाए, सारे लोग जो है मेरी तरफ ध्यान देने लगे। आई वॉज 27, आगे पढ़ो, मैं 27 साल, क्या बोल रहा है, आई वॉज 27 का मतलब क्या, मैं 27 साल का था। फुल ऑफ एजम्पन्स, एजम्पन मतलब धारणाएँ, मतलब आगे कुछ सोचता रहता था, आगे कुछ ना कुछ उसके प्लानिंग थी। फुल ऑफ एजम्पन्स अबाउट माई सेल्फ, किसके बारे में, अपने खुद के बारे में, भाई 27 साल का आदमी है, फुल ऑफ एजम्पन्स तो होगा ही, अबाउट माई सेल्फ बोल रहा है। क्विक विद ए कमेंट, क्विक मतलब बहुत तेज़ था, विद ए कमेंट, कमेंट के साथ, ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ पे कमेंट कर देता था, क्योंकि भाई 27 साल का आदमी, उसे ये लगता है कि नौजवान आदमी है तो कुछ भी कर लेंगे, तो हर चीज़ पे क्या करता था, कमेंट करता था। एंड एक्सपेक्टेड, और क्या करता था, एक्सपेक्ट करता था पीपल मतलब लोगों से, टू पे अटेंशन, किस चीज़ की, अटेंशन पे करने की, टू ऑल दैट आई हैड सेड, हर उस चीज़ की जो कि मैंने कही होती थी, मतलब अब अपने बारे में बता रहा है ये जो पैसेज लिखा उसने, कि क्या उम्मीद करता था लोगों से, एक तो हर चीज़ पे कमेंट कर देता था, और लोगों से ये उम्मीद करता था कि जितने भी लोग हैं जो मैंने कमेंट किया उस पर क्या करें, पे अटेंशन, अटेंशन पे कर दें तुरंत, मतलब उसकी तरफ ध्यान दें। आगे पढ़ो अगला पैराग्राफ। आई लिसनड मतलब मैंने सुना, टू द टॉक मतलब बात को, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स पहले 5 मिनट तक, मतलब जो ऑडिटोरियम में स्पीकर आया था उसकी बात को उसने कितने 5 मिनट तक सुना। बाई द सेवन्थ का मतलब 7वें तक, 5 मिनट तक सुन ली उसने बात, 7वें तक क्या बोला, आई वॉज लुकिंग अराउंड, आई वॉज लुकिंग का मतलब मैं देख रहा था, अराउंड का मतलब इधर उधर, टू चेक करने के लिए, इफ़ मतलब यदि, अदर्स मतलब अन्य लोग, वर लिसनिंग, अब क्या चेक करने लगा, 5 मिनट तो उसने खुद सुनी अच्छे से बात उसकी जो बोल रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, 7वें मिनट तक क्या हुआ, इधर उधर देखने लगा कि बाकी लोग भी सुनना है कि नहीं सुनना है, मतलब अपने पे ध्यान नहीं रहा उसका, बाकी लोगों को देख रहा है कि अगर ये वाले लोग सुनना है कि नहीं सुनना है इसको, स्पीकर को। आगे बाई द 10th, अब आगे और बता रहा है, 7वें मिनट पे तो इधर उधर देख रहा था, बाई द 10th का मतलब 10वें मिनट तक, 10वें मिनट तक क्या हुआ, आई हैड ग्लांस्ड मैंने देखा, ग्लांस माने नज़र दौड़ाना, देखना, एट माई वॉच कहाँ देखा उसने, अपनी वॉच माने घड़ी, अपनी घड़ी की ओर, 3 टाइम्स 3 बार देखा, मतलब समझ पा रहे मेरे भाई, 10वें मिनट तक उसने अपनी घड़ी की ओर 3 बार देख लिया। एंड योन्ड वंस, योन का मतलब क्या होता है, योन मतलब होता है जमा ही लेना, और एक बार जमाई भी ले ली, मतलब 10वें मिनट तक 5 मिनट तक सुनता रहा, 7वें मिनट पे इधर उधर देखने लगा कि और कोई लोग सुनना कि नहीं, और 10वें मिनट पे क्या हुआ, अपनी घड़ी की ओर 3 बार देखा उसने,
और एक बार जमाई भी ले ली। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स का मतलब 20 मिनट के बाद, आई वॉज थॉरोली बोर्ड। थॉरो देखो मीनिंग आया था कल या परसों में, थॉरो का मतलब क्या लिखाया था वहाँ पे, कंप्लीट। तो आई वाज मैं था, थोरोली मतलब कंप्लीट, और बोर्ड मतलब बोर हो चुका था, पूरी तरह से जो है बोर हो चुका था। बोर मतलब ऊब जाना किसी चीज़ से, तो पूरी तरह से बोर हो चुका था। एंड टेलिंग माई सेल्फ, और अपने आप को बता रहा था, क्या बता रहा था अपने आप को, दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, टू सिट थ्रो, बैठे रहना, सिट थ्रो का मतलब बैठे रहना, सच एन इंसिपिड टॉक, कैसी टॉक में, ऐसी। इंसिपिड का अब देखो मीनिंग आया, नोट कर लेना मेरा भाई। इंसिपिड का मतलब होता है फीका या बेजान, बोरिंग। इंसिपिड का मीनिंग क्या होता है, फीका, बेजान या बोरिंग। तो ऐसी जो बेजान या बोरिंग टाक हो रही, टाक मतलब बातें जो कर रहा है वो, ऐसी टाक में लगातार बैठे रहना कैसा उसको प्रतीत हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट प्रतीत हो रहा था। किसको, जो राइटर है इस पैसेज का। क्यों हो रहा था, क्योंकि जो गेस्ट स्पीकर था उसकी बातें सुन के क्या हो गया था, बोर हो गया था। आगे पढ़ो, आई वॉन्टेड टू शेयर, मैं चाहता था, टू शेयर माने शेयर करना, सम माई एक्सपर्ट कमेंट मतलब अपने कुछ एक्सपर्ट कमेंट, मतलब उसके कुछ कमेंट थे, शेयर करना चाह रहा था किसके साथ, विद माई नेबर, अपने पड़ोसी के साथ जो उसके पास में बैठा था। बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट, लेकिन क्या हुआ, ही वॉज कम्प्लीटली हुआ पूरी तरह से, सोल्ड आउट का मतलब, सोल्ड आउट यहाँ पे फ्रेज है, सोल्ड आउट का मतलब क्या है यहाँ पे, समर्पित होना। तो वह पूरी तरह से समर्पित था, टू द स्पीकर, किसके प्रति, स्पीकर के प्रति, मतलब वो तो भाई अच्छे बड़े मन से सुनना था ये, लेकिन ये वाला आदमी बोर हो गया, कौन, राइटर। एंड लुक्ड, और देख रहा था, लाइक इट वॉज ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और कैसे देख रहा था उसके पास वाला आदमी, जैसे कि ये वाला जो दिन है, वॉज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे महान दिन, सबसे बड़ा दिन हो, किसका, जो राइटर है उसके पड़ोसी का। तो वो तो भाई पूरी तरह से समर्पित था, जो स्पीकर बोल रहा था उसको बड़े ध्यान से सुनना था। आगे पढ़ो, एकदम देखो कितना बढ़िया पैसे। आई वॉज डिस्गस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ, निराश हुआ, डिस्गस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो जाना। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू कैच ए वर्ड, कैच ए वर्ड का मतलब एक दो वर्ड पकड़ने का, और फ्रेज फ्रॉम द टाक मतलब जो बातें वो कर रहा था उससे एक दो वर्ड समझने की कोशिश की उसने, किसने, राइटर ने। ओनली टू कन्विंस माई सेल्फ, अपने आप को कन्विंस मतलब यकीन दिलाने के लिए, दैट हिज दिस शुड बी हिज लास्ट टाक एवर, मतलब क्या यकीन दिला रहा था, एक दो उसमें से वर्ड्स सुन लेता था और ये सोचता था कि मान लो अब यहीं पे ख़त्म कर दे ये वाला आदमी, अब बोले ही ना इसके आगे। तो दिस शुड बी हिज लास्ट टाक एवर, तो ये वाली जो उसकी बातें हैं वो बिल्कुल अंतिम हो जाए अब तक की बातें, तो ये ऐसा सोच के सुनने लगा, एक दो वर्ड जो है पकड़ने लगा। आगे, द 1 आवर टाक, 1 आवर का मतलब 1 घंटे की बातचीत, टुक एजेस टू एंड, मतलब 1 घंटे की जो बातचीत थी उसको एजेस लग गए एंड होने में, मतलब ख़त्म होने में, ऐसा लगने लगा उसको कि एजेस मतलब कई जो है युग बीत रहे हैं तब इसकी 1 घंटे की बातें, क्योंकि बोर हो चुका है आदमी भाई, बोर अगर आदमी हो जाए तो उसको 5 मिनट की चीज़ 50 घंटे की लगेगी, वही बोल रहा है वो। एंड बिफोर द थैंक्स, आगे क्या बोल रहा है, एंड बिफोर द थैंक्स वर सैड, और क्या बोल रहा है, बिफोर मतलब किस चीज़ से पहले, थैंक्स वर सैड, जब तक कि थैंक मतलब एक दूसरे को धन्यवाद दिया जाता। आई जम्प्ड टू माई फीट, मैं कूद गया अपने पैरों पे, विद ए साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है, साई ऑफ रिलीफ का मतलब राहत की सांस लेना। तो भाई जैसे ही उसने धन्यवाद कहा स्पीकर ने, वैसे ही इसको बड़ा सुकून मिला। इसको क्यों सुकून मिला, क्योंकि ये तो आदमी पहले ही बोर हो चुका है, इसको लगा अब इसने बातें बंद कर दी भैया, अब तो जो है तसल्ली से सांस लेंगे, तो इसने अच्छी राहत की सांस ली। आगे, माई नेबर मतलब मेरा पड़ोसी जो था, मेरा पड़ोसी क्या हुआ, स्माइल्ड एट मी, मुझ पे मुस्कुराया एंड सैड, और क्या कहा, टाक वाज वंडरफुल, जो बातचीत थी वाकई में शानदार थी। देख रहे हो, उसका पड़ोसी उससे ये बोल रहा है कि जो टाक थी, जो बातचीत थी एकदम कैसी थी, शानदार थी। वॉजंट इट, क्या नहीं थी, अब इसी से क्वेश्चन कर रहा क्या नहीं थी। आई रिटॉर्टेड, मैंने प्रत्युत्तर, रिटॉर्ट माने होता है उत्तर देना, रिस्पॉन्स देना, तो इसने क्या उत्तर दिया, इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विद काइंडनेस, इस चीज़ ने क्या किया, मुझे काइंडनेस मतलब दया से मार ही डाला, मतलब उसकी बातचीत को क्या किया इसने, इसने भी भाई कह के टाल दिया बात। जब उसका पड़ोसी कह रहा है कि भाई ज़बरदस्त बातचीत हुई, ज़बरदस्त बोल के गया स्पीकर, तो इसने भी कह दिया हाँ बिल्कुल, इसने तो मुझे मार ही डाला एकदम, किस चीज़ से, दया से। तो पैसेज कैसा था मेरे भाई, एकदम था ज़बरदस्त। अब लगाओ जल्दी से क्वेश्चन फटाफट से। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, पहला क्वेश्चन पढ़ो 21 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर, किस क्या समझते हो नरेटर के, नरेटर का मतलब जिसने नरेट किया, इस स्टोरी को लिखा है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में जो उसने बात कही है, पहला पैराग्राफ क्या था, क्या बोला गया, गेस्ट स्पीकर वाज एड्रेसिंग द फैकल्टी एंड स्टूडेंट इन द, हाँ ये वाली जो पहली बात है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो है नरेटर था वो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, तो वो कैसा आदमी था, पढ़ो पहला। ही वॉज ए जीनियस, जीनियस था, जीनियस तो नहीं था, ये कहाँ पे कोई पैसेज में बात भी नहीं हुई। ही वॉज नॉलेजेबल, नॉलेजेबल था।
ये भी बात नहीं हुई। ही वॉज सेल्फ कंसीटेड, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि उसको क्या था, सेल्फ कंसीटेड था, बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने बोला गया 27 साल की उम्र का था और हर चीज़ पे अटेंशन जो है पे करना चाहता था। तो सेल्फ कंसीटेड माने होता है घमंडी होना, सेल्फ मतलब स्वयं। तो उसको ईगो वाली प्रॉब्लम थी, तभी तो उसको दूसरे की बातें बोर कर देती थी। तो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, एकदम सही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बढ़िया, पैसेज में से दिया गया। आगे पढ़ो 22 नंबर क्वेश्चन। हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच। तो नरेटर था, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया स्पीच को लेके, बताओ। ही वॉज ग्लूड, ग्लू माने खुश होना, तो क्या खुश हो गया बहुत ज़्यादा, स्पीच सुन के खुश हुआ था क्या राइटर या नरेटर। ही वॉज बोर्ड, बिल्कुल भाई मेरे बोर ही तो हो गया था, 5 मिनट में ही बोर हो गया, उसके बाद इधर उधर देखने लगा। तो कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। द नरेटर वाज डिस्गस्टेड, नरेटर जो था डिस्गस्ट कब हुआ था बताओ, उसको निराशा कब हुई, देखो कहीं पे आया था यहाँ पे पैसेज में, कहाँ पे आया, आई वॉज डिस्गस्टेड, कब डिस्गस्ट हुआ, बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट टू द स्पीकर एंड लुक लाइक इट वॉज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। मतलब उसका जो पड़ोसी था, उसके पास में बैठा बैठा हुआ आदमी, वो तो बड़े मन से सुन रहा था, इसको बहुत ख़राब लगा, तभी तो ये डिस्गस्टेड हुआ। तो पढ़ो कौन सा ऑप्शन जाएगा। हिज नेबर बाज एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड मतलब तल्लीन होना, तो उसका जो पड़ोसी था वो तो तल्लीन हो गया था। इन एन इंसिपिड टाक, कैसी टाक थी, मतलब जो बोरिंग टाक थी, उसमें भी उसको बहुत मज़ा आ रहा था, किसको, इसके पड़ोसी को, तभी तो इसको क्या आया, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड हो, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से निराश हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हताशा और निराशा हो गई इसको, कौन से, अपने पड़ोसी से। तो आंसर जाएगा पहला वाला ऑप्शन एकदम सही। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन द स्पीच एंडेड, जब स्पीच एंड हुआ तो नरेटर वॉज, नरेटर को क्या हुआ फिर, हैप्पी खुश हुआ, रिलीव्ड हुआ, एग्जॉस्टेड हुआ, डिस्गस्टेड। मीनिंग सब पता है, हैप्पी माने खुश, रिलीव्ड मतलब राहत की सांस लेना, रिलीफ आया था वर्ड, साई ऑफ रिलीफ, देखो लास्ट में आया था जब एंड हुआ था, ये आया साई ऑफ रिलीफ, समझ गए कहाँ पे आया, ये आया देखो। तो बिल्कुल यहाँ पे रिलीव ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलीव्ड, राहत की सांस ली थी इसने, खुश थोड़ा ही हुआ था। खुश तो कैसे होगा, खुश तो तब होता है जब इसको स्पीच अच्छा लगता है, स्पीच तो अच्छा ही नहीं लगा, तो ये चाह रहा था कैसे भी करके ख़त्म हो जाए। एग्जॉस्ट माने होता है थकना, और डिस्गस्ट माने जानते ही हो, अभी लिखाया था। आगे पढ़ो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने लंबे समय तक नरेटर ने लिसन टू द स्पीच, स्पीच को सुना, विदाउट जजमेंट, बिना किसी जजमेंट के कितने समय तक सुनता रहा, बता सकते हो मेरे भाई। शुरुआत में लाइन आई थी 5 मिनट, 5 मिनट की बात थी कि नहीं, 5 मिनट तक सुनता रहा, 5 मिनट के बाद उसने फिर बोर हो गया, फिर तो 7वें मिनट पे उसने इधर उधर देखा कोई और भी सुनना, फिर 10वें मिनट में क्या हुआ था, पूरी तरह से बोर हो चुका था। तो कौन सा आंसर जाएगा, कितने मिनट तक सुना तसल्ली से, 5 मिनट तक। तो आंसर जाएगा कौन सा वाला, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, 5 मिनट्स। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के, पूरा पेपर निपटा दिया हमने, CGL 2016 का पेपर था। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया हो कि नहीं आया बताओ, ये बात बतानी है, कमेंट लिख के एक बार कैसा लगा पेपर, और जो है शेयर कर दिया करो वीडियो, है ना। तो आगे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक जो है पढ़ते रहो मेरे भाई, और दवा के जो है वीडियो लाइक करते रहो, ठीक है ना। ओके, टेक केयर।